नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। देखिए जय प्रक्रम का चैप्टर है जो तीसरा चैप्टर है संवहन। इससे पहले हम 2 चैप्टर बता चुके हैं। पहला चैप्टर जो था जय प्रक्रम में पोषक के बारे में, पोषण के बारे में उसमें बता चुके हैं, और दूसरा चैप्टर बता चुके हैं श्वसन के बारे में। अब तीसरा चैप्टर पर आते हैं संवहन के बारे में। संवहन में के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या होती है संवहन। तो संवहन किसे कहते हैं? मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और वह अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने का तंत्र संवहन तंत्र कहलाती है। सिंपल सी भाषा में जानेंगे कि हम जब भोजन करते हैं तो भोजन करने की आवश्यकता बहुत ही होती है कि ऑक्सीजन जनरेट हो, और बहुत सारी पाचन क्रिया की आवश्यकता होती है। उसके बाद ये सभी होने के बाद, पोषण होने के बाद आपको श्वसन की ज़रूरत होती है। वो भी आपको हो जाने के बाद आपको क्या होना चाहिए कि जब हम बताएं उसमें पोषण के बारे में, तो पोषण के बारीकी रूप से समझ जाएंगे, तब ये संवहन के बारे में समझ पाएंगे। उसके बाद खान पान की ज़रूरत पड़ती है, पचाने की क्रिया, बहुत सारे अम्ल की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ में हमें श्वसन की ज़रूरत पड़ती है। तो श्वसन के बारे में भी क्लियर कर चुके हैं उस चैप्टर का। अब ये चैप्टर में हम संवहन के बारे में जानेंगे। तो संवहन में हम आपको इस चीज़ में ये याद रखना है कि अगर हम भोजन की प्रक्रिया अगर करते हैं, मनुष्य जब भोजन लेते हैं तो ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। इसके निरंतर रूप से आपूर्ति करना आवश्यक है। ओके, इसे संवहन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, मानव संवहन तंत्र के लिए मुख्य अवयव इस प्रकार होती है। सबसे पहले अवयव होती है हृदय, और दूसरा होती है रक्त नलिकाएं, जिसे धमनी और शिरा के बारे में जानेंगे, और वाहन माध्यम जिसे रक्त और लसिका के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि हृदय में क्या होती है। तो ब्लड सर्कुलेशन होती है। हृदय के सिर्फ एक ही कार्य होती है, ब्लड सर्कुलेशन। फेफड़े के बीचों बीच में फेफड़ा लेफ्ट और राइट और लेफ्ट की तरफ होती है, तो सबसे बीच में होती है हृदय। हृदय 75% दाएं की ओर होती है और 25% बाएं की ओर होती है। यानी कि हमें सबसे स्टेबल हृदय की संरचना आपको इंटरनल पार्ट में मिलेगा आपको। ठीक है, जब हृदय की बात कहा जाए तो हृदय का ब्लड सर्कुलेशन के काम होती है। ब्लड का क्या करना, संचालन करना, यानी रक्त। आप जानेंगे रक्त का ये कितने प्रकार से पढ़ा जाता है। तो रक्त 2 प्रकार से जाना जाता है, ठोस अवयव में होते हैं और दूसरा अद्रव्य अवयव में। ठोस अवयव में रुधिर कणिकाएं होती है। रुधिर कणिकाएं जिसे रक्त ही कहते हैं, रक्त कणिकाएं जिसे रक्त 3 प्रकार के इसमें पड़ते हैं। लाल रक्त कणिकाएं, इसका रक्त जो कणिकाएं होती है RBC, रेड ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें हम जानेंगे कि ये रक्त लाल क्यों होती है। तो हेमोग्लोबिन के कारण से लाल रंग का होती है। ओके, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, ये WBC का काम क्या होती है, रोग को मुक्त करना। रोग को मुक्त करते हैं। जब रोग किसी को होते हैं तो रोग को मुक्त करने में ये सहायक होते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। तीसरे चरण में आएंगे कि रक्त प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। रक्त प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का जमाने का। देखिए, थक्का जमाने के अगर संवहन अगर नहीं हो तो अगर हमारे शरीर का कहीं भी शरीर का कहीं भी मांसपेशी कट जाती है, तो अगर रक्त थक्का नहीं जमेगी तो मनुष्य का मृत्यु होना संभव है। क्योंकि रक्त जमना बहुत ही आवश्यक होती है। तो ये सहायक होती है, प्लेटलेट्स का काम होता है। और विटामिन में पूछे तो विटामिन के की सहायक से ये रक्त की थक्का जमाते हैं। जानेंगे कि ये सिर्फ लाल रक्त होता है जिसमें हेमोग्लोबिन के कारण से लाल रंग होती है। WBC के कारण से हमें रोग को मुक्त करते हैं। अगर WBC की कमी हो तो रोग को मुक्त करने में बहुत ही कमियां हो जाएगी। ठीक है, रोग सही नहीं होगा। एंड रक्त प्लेटलेट्स का काम थक्का जमाने का काम होता है। कहीं कर जाता है तो उसके बाद 1 सेकंड 2 मिनट या 1 मिनट अगर उसे पकड़े हुए रहते हैं तो देखते हैं कि चिपचिपा सा पदार्थ हो जाते हैं, और देखते हैं कि कुछ देरी के बाद ये कहीं परते जम जाते हैं, जिसे कोठी के क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे नाम से जैसे बोलते हैं। ये रक्त जम जाते हैं
काले काले जैसा। जब यहाँ देखेंगे अब नेक्स्ट में प्लाज्मा के बारे में, द्रव्य व्याप दूसरा चरण में हम प्लाज्मा, ये चौथा चरण में है प्लाज्मा। जब पीले रंग, ये पीले रंग का होता है, ये तरल पदार्थ जिसमें 90% जल होता है, इसमें 90% जल ही होती है, इसलिए द्रव्य व्याप में कहलाते हैं हम। तथा शेष अवयव जैविक अवयव में जानेंगे कि शेष जैविक अवयव में क्या है। जैविक अवयव में प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में होती है, प्लाज्मा जो होती है प्रोटीन के रूप में, जैसे कि एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन होते हैं। दो नेम होते हैं, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन होते हैं। अजैविक पदार्थ में होते हैं, अजैविक प्लाज्मा में जैसे कि होती है तो खनिज तत्व होती है, अजैविक पदार्थ में खनिज तत्व होते हैं। इसके नेक्स्ट में संरचना के अनुसार से समझेंगे, हृदय के संरचना के अनुसार से रक्त नलिकाएं, धमनी और शिरा क्या है, धमनी एक और शिरा क्या है, और उसके नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे वाहन और माध्यम क्या है। तो इसके आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए आप। रक्त नलिकाएं पर आते हैं, देखिए इस पार्ट में जानेंगे कि ये रक्त का वाहिका, ठीक है। रक्त वाहिका दो चरण से होती है, धमनी और शिरा। धमनी कैसी होती है या शिरा क्या है, तो धमनी इंग्लिश में धमनी को कहते हैं आर्टरी, और इसको कहते हैं शिरा को वेन, ठीक है। धमनी में ये मोटी पैंप नुमा होती है, ये मोटी पैंप की आकृति की तरह आती है, और ये वेन होती है पतली। समझेंगे कि ये पैंप नुमा समझने की कोशिश करेंगे। ये धमनी का कार्य होता है कि हृदय से पूरे शरीर तक ब्लड को सर्कुलेट करना, ठीक है। और शिरा का कार्य होती है ये पूरे बॉडी से, शरीर से पूरा वापस से हृदय तक लाना, हृदय तक ब्लड को सर्कुलेट करना। यानी कि हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीकृत रुधिर को वो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, अपवाद में फुफ्फुस से धमनी, यानी कि हृदय से पूरे धमनी की ओर यानी कि लेके जाते हैं। ओके, ये होते हैं धमनी की भित्ति जो होती है मोटी होती है, ये पैंप इसका होती है मोटी परते की तरह। इसका बहाव बहुत सारे खून को बहाव करते हैं, अधिक लचीली होती है। वाल्व इसमें नहीं होती है, जिससे कहते हैं कपाट, वाल्व को कपाट बोलते हैं, कपाट इसमें नहीं होती है। ये सतही नहीं होती ही है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। ये शुद्ध रक्त होता है, इसमें रक्त का बहाव होती है जो शुद्ध रक्त होती है। शिरा में समझने की कोशिश करेंगे। शिरा विभिन्न अंगों से अनॉक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है, अपवाद फुफ्फुस से शिरा में जाती है। यानी कि ये शरीर से पूरी तरह से, शरीर में से ये हृदय की तरफ आती है, तो इसे कहते हैं शिरा, ठीक है। अब शिरा की भित्ति जो होती है इसकी पतली होती है, बहुत पतली होती है। जैसे ये मोटी है तो इससे और पतली पैंपनुमा होती है, ठीक है। यानी कि इसकी कम लचीली होती है, इसमें खून की बहाव बहुत धीमे धीमे होती है, ठीक है। इसका ब्लड प्रेशर जो होती है बहुत कम होती है। इसका ब्लड प्रेशर बीपी का जो बात होती है, धमनी बहुत ही बहाव होती है इसका, ठीक है। वाल्व होते हैं, इसमें वाल्व नुमा होते हैं, और वाल्व के मतलब यहाँ कपाट इसमें होती है। ये सतही होती है, सुपरफिशियल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसमें खून के बहाव अशुद्ध शिरा होती है, अशुद्ध रक्त होती है। देखिए वाल्व कहते हैं कि इसका जैसे इस रूप में ये मोटी परतें जो होते हैं, इस तरह का मोटी ये धमनी होती है, ठीक है। इसका बहाव बहुत ही मात्रा में खून के बहाव होती है। इसका शिरा में क्या होती है कि एकदम पतली सी होती है, मोटी इस तरह से तो होती ही है, लेकिन ये पतली सी बलवा होती है, ठीक है। इसमें बहुत ही पतली सी शिराएँ होती है, इस तरह से पतली होती है, ओके। तो इसमें खून की ब्लड तो बहुत ही पतले रूप में हो गए। यानी शिरा के देखिए, शिरा पूरा शरीर में होती है, यानी कि नस पतली सी होती है। मोटी सी जो धमनी होती है, ये पूरा यहाँ से धमनी होती है कंठनुमा, जो पूरा मोटी होती है। और इसमें समझेंगे क्या कि देखिए, जब कोई गर्ल्स में और बॉय में अगर कोई प्रेम करते हैं तो कहते हैं एक दूसरे से कि हम ये मतलब पूरी तरह से इम्तिहान लेते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, जीवन मृत्यु का
प्राण लेते हैं पूरी तरह से एक दूसरे से, तो कहते हैं कि हम देखो तुमको लिए काट लेते हैं पूरा हाथ। ये तो काटते हैं तो ये हाथ काटते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नस होती है कि ये तुरंत काटने से जल्दी मरते तो नहीं है, तरप कर मरते हैं जल्दी से, इससे भी मरते हैं, खून के बहाव से तुरंत मरेंगे। अगर इस शीरा को काटते हैं तो बहुत देर होती है, अगर काटना हो तो धमनी के काट कर देखिए, यहाँ पर गला तरह होती है, धमनी मार कर ऐसे कचकचा कर काटिएगा, तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत मर जाएंगे। ओके, इसलिए ये काम क्रिया नहीं करेंगे। ये प्रेम भाव जो होता है ये सारा मोह माया होती है, ये सारा आपको समझने की कोशिश करोगे। चलो ये सारा विषय में हम नहीं हैं, हम ये बता रहे हैं आपको समझने की कि ये नशे के बारे में, ठीक है। अब इसमें समझेंगे रक्त वाहिकाओं के आगे वाहकों के बारे में। चलिए इसे स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, और नेक्स्ट पार्ट इसमें ही जानिएगा। अब हृदय के पार्ट के बारे में, इसमें हृदय का क्या कार्य है, तो ब्लड सर्कुलेशन का कार्य है। इससे पहले हम बता रहे थे धमनी और शीरा, और इसमें हम संरचना से आप समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ दिल पार दिए हैं, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि दिल को धड़कना इसी ने सिखाया, मोहब्बत मोहब्बत ने पागल बनाया। चलिए ये सब कुछ नहीं होता है, आपको ये सिर्फ पागल बनाने के लिए नहीं काम होता है, ये दिल का सिर्फ एक ही काम होता है, सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन का कार्य होती है। इसमें समझने की कोशिश करेंगे छोड़ू कि क्या होती है कि ये तो संरचना के रूप में बनाए हैं, यह कार्य एक ही पार्ट का है, जिसे हम समझेंगे कि ये हृदय के एक पार्ट का है। हृदय के संरचना के अनुसार से समझने की कोशिश करोगे कि इसमें हम सबसे पहले बताए हैं रेखा चित्र पार कर बताए हैं, उसके बाद हम हकीकत में दिल के संरचना पर समझेंगे। ये सबसे पहले समझ लेंगे कि ये फेफड़ा, अगर मान लिया जाए फुफ्फुस फेफड़े से जब ये ब्लड बनकर ये फुफ्फुस शीरा ऑक्सीजनीकृत रुधिर होती है, जिसमें ये खून के दौरान रक्त के दौरान बायां अलिंद में आती है। बायां अलिंद यानी जिस तरफ से बायां अलिंद है उस तरफ का हम आपको दिखाएंगे कि ये बायां अलिंद, इस तरफ से देखेंगे कि बायां अलिंद के तरफ से ब्लड को अंदर लेते हैं। अब बायां अलिंद मतलब होती है कि जब ब्लड प्रवेश अलिंद होती है तो यहाँ पर ब्लड अंदर की ओर आती है। जब अंदर की ओर आती है तो बायां का निलय होती है। अलिंद मतलब होती है कि बायां की तरफ से जब मतलब कि खून अंदर आना, अनिलय मतलब बाहर आना जाना, तब बायां तरफ से ही बाहर जाती है तो ये प्रमुख धमनी महाधमनी में होकर जाती है। तीसरे चरण में महाधमनी में होते हुए जाती है, उसके बाद शरीर के पूरे अंग में फैल जाती है। जब शरीर के पूरे अंग में फैलती है तो इसके द्वारा फिर ये चौथे चरण से होते हुए ये देखेंगे। पांचवा चरण में हम आपको बता रहे हैं कि दया अलिंद में आती है। दया अलिंद से होते हुए दायां निलय के बाहर निकलती है, ठीक है। जब ब्लड अंदर दायां अलिंद की ओर आती है तब दायां निलय की ओर होकर ये पूरे छठे चरण में बता रहे हैं कि आपको ये फेफड़े में फिर जाकर मिल जाती है। यानी कि ये छठे चरण में फुफ्फुसीय धमनी होती है, बीऑक्सीकृत रुधिर होती है। ओके, जब शरीर के अंग से अगर दायां लिंद में जाती है, देखिए बायां लिंद से बायां निलय से होकर फिर शरीर के अंग में, फिर शरीर के अंग से पूर्व दायां अनलिंद में, दायां अनलिंद से दायां निलय से होते हुए बाहर फिर फेफड़े में जाते हैं। इस तरह से इसका प्रक्रिया चलता रहता है। ये सारे महाशिरा के बारे में जानेंगे कि मानव हृदय के एक पंप तरह के होता है जो सारे शरीर के रुधिर का परिसंचरण करता है, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही कार्य है, ब्लड का सर्कुलेट करना, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन परिसंचरण करना, ठीक है। अलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है। पेशीय भित्ति जो होती है मोटी होती है क्योंकि नीले को पूरे शरीर में
अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है, इसलिए इसके सिरा जो बहुत मोटी होती है। देखिए, अलिंद की अपेक्षा नीले की अपेशीय भित्ति मोटी होती है। समझेंगे कि ये एक संरचना बनाया है जिसमें समझने की कोशिश करोगे कि ये बायां अलिंद होती है, बायां अलिंद होती है और बायां नीले होती है। देखिए, लेफ्ट की तरफ आपको बायां कहा जाता है, जिसे हम बायां अलिंद मतलब कि खून की प्रभाव जब जाती है तो बायां की तरफ से, ठीक है। और दायां अलिंद होती है जो खून के दायां अलिंद से भी हृदय में जाती है खून। तो ये समझेंगे कि बायां अलिंद क्या, बायां नीला क्या। अलिंद मतलब होती है अंदर खून के आना, और जब खून के दौरान जब फुफ्फुस, देखिए फुफ्फुस शिराएं से जब ये खून की प्रभाव अंदर की ओर आती है तो बायां अलिंद से होकर यहीं ये खून महाधमनी से, ऐसे महाधमनी से होकर बाहर निकल जाती है, महाधमनी से होकर बाहर निकलती है, महाधमनी में चला जाती है। अब जब बायां नीले, जो बायां अलिंद नीले में आकर ये नीले से बाहर निकलना, फिर ये देखिए वल्वा होती है। यहाँ पर दो प्रकार के वल्वा जो बार बार धड़कती है, यहाँ पर ही दो पैंपनियाँ तो इस तरह से होती है। जब खून आती है तो इस तरह से खुल जाती है और उसके अंदर फिर बाहर होकर फिर ये बंद हो जाती है, बंद होती है तो इसके ऊपर की ओर जाने की क्रिया होती है जो बायां नीले होती है। ओके, अब इसके देखिएगा जब दायां नीले के कार्य क्या होती है कि दायां अलिंद के अंदर से जब हम शरीर के पूरी ऊपरी परत, शरीर के ऊपरी से मतलब कि शरीर के सारे खून जितना आता है दायां अलिंद से होते हुए बायां की दायां नीले में आती है, दायां नीले से होते बाहर निकलती है, तब फुफ्फुस धमनियों में चली जाती है, फुफ्फुस धमनियों में जाती है, फेफड़े धमनियों में पहुंचती है। तो ये मानव के हृदय है, तो ये समझ लेंगे। तो आप इसे पिक्चर बनाकर 5 नंबर का ये क्वेश्चन भी आता है क्या बिहार बोर्ड में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि हृदय के बारे में, हृदय की संरचना अगर जब आगे तो इस तरह से संरचना एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको सारे जानकारी हो जाएगी, आप बना पाएंगे, ठीक है। तो इसका कार्य जो भी था वो बता चुके हैं। बायां नीले आपको याद रखना है, बायां नीले जैसे नीचे की ओर नीले होती है, ठीक है। बायां अलिंद इधर की अलिंद होती, देखिए बायां लेफ्ट की तरफ बायां और राइट की तरफ दायां, राइट की तरफ दायां समझ लेंगे। आप देखिए अलिंद मतलब ऊपर से खून आ रही है और नीले मतलब बाहर निकल ले रही है, नीले मतलब बाहर निकलना, ठीक है। तो बाहर पूरे शरीर में फिर फैलाव होती है। फिर उसी तरह से दायां की तरफ होती है जो दायां अलिंद और बायां नीले होती है, ठीक है। या इसके 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर, इसी को कहते हैं 4 चैम्बर के नाम से जाना जाता है। जो खून के अलिंद होना और फिर नीले होना और फिर दायां की तरफ अलिंद होना और नीले होना, ये 4 चैम्बर होते हैं। इसका भी याद रखेंगे। 4 चेस्ट में चैम्बर भी बोलते हैं या कोष्ठक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोष्ठक भी बोलते हैं, इसे समझ लेंगे। आइए बेस, 4 बेस में, इसको बेस में भी बोलते हैं, 4 बेस में होते हैं, 4 भाग में होते हैं। इसका कैमरा 4 भाग का होता है। पहला जिसे कहेंगे अलिंद, पहला अलिंद और दूसरा बायां नीले और तीसरा में दायां नीले, चौथा में दायां अलिंद। ये चौथा चरण में समझ लेंगे। उसमें ही इस तरह से समझाए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे और नेक्स्ट में आपको इसमें आएंगे। अब परिवहन के कुछ पार्ट है जो बताएंगे। चलिए नेक्स्ट कुछ पार्ट इसमें छूट रहा था तो इसमें हम बता देते हैं कि हृदय के संरचना में कुछ पार्ट इसमें बता रहे थे, जिसमें हम हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रभाव को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करता है, ठीक है। और लसिका के बारे में क्या होती है, लसिका इसमें बता रहे थे कि लसिका एक तरह का उत्तक होती है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही होती है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं।
बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होती है, जिसमें लस वहन में सहायता करता है। लस वहन में सहायता करता है यानी कि बहाव में सहायता करती है। किसका कार्य? लसिका का कार्य। कुछ इसमें प्रोटीन कम मात्रा में होती है, ब्लड को परिवहन करना, इसलिए हम इस पार्ट में थोड़ा सा छूट रहा था, तो इसको मैं नहीं बता पा रहे थे, इसलिए फिर से ये मैं यहाँ पर ये ख़त्म करके बताया। आप देखिएगा मानव हृदय में ये पंप नुमा होती है, इसके बारे में तो बता चुके हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको ब्लड सर्कुलेशन के समझ में आया। तो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि पादप में परिवहन किस प्रकार से होती है। तो पादप के परिवहन किस प्रकार से होती है। पादपों में दो प्रकार से होती है, एक जाइलम और एक होती है फ्लोएम। दो भाग में होती है। देखिए कि जाइलम में क्या होती है और फ्लोएम में क्या होती है, ये दोनों का अंतर के रूप में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, समझ लीजिए। मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, ठीक है। मिट्टी से प्राप्त करके ये जल को परिवहन करते हैं और ये खनिज लवणों में वहन करते हैं। और फ्लोएम में क्या होती है, जबकि फ्लोएम में पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण होती है। पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित करके उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। अन्य वहन तक यानी कि अन्य तनों तक पहुंचाने की कार्य करते हैं, ये फ्लोएम का कार्य है। जाइलम का कार्य और भी है कि जाइलम में उत्तक नलिका के आकार की संरचना होती है, ठीक है। इसके आकार नलिका की संरचना की तरह होती है, इस तरह के आकार होती है, और जिसमें क्रॉस दीवारें नहीं होती। इसमें क्रॉस दीवारें इस तरह से नहीं होती है। यह उत्तक एक तारे के आकार जैसा दिखता है, ये तारे के आकार के जैसा दिखता है। ये दिखा दिए हैं, ये पिक्चर इसमें बताए हैं थोड़ा सा जाइलम का। देखिएगा, जगह यह संवहनी बंडल का केंद्र में स्थित होती है। संवहनी बंडल के केंद्र में स्थित होती है। ये जो होती है जाइलम, जो रेशे में कहे तो जाइलम तंतु छोटे होते हैं। इसका जाइलम के तंतु क्या होती है, छोटी होती है। वे जड़ों, तनों और पत्तियों में मौजूद होते हैं। जड़ों, तनों और पत्तियों में मौजूद होती है जाइलम। फ्लोएम में देखिए, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित करके यह उत्पादों के पौधों के अन्य भागों तक वहन करते हैं। फ्लोएम उत्तक नलिकाकार, इसका जो फ्लोएम का ऐसा संरचना होती है, जो देखिएगा आपको यहाँ पर समझाते हैं, जो समझ लीजिए। और लंबी संरचनाएं होती है इसमें, जिनमें पतली छलनी नलिकाएं वाली दीवारें होती है। छलनी के आकार की तरह दीवारें होती है। ये जब पानी के प्रभाव वाटर जब जाती है इसमें, तो छलनी की छलते हुए जाते हैं और ऊपर से भी डाउन होते हुए आते हैं। यानी कि इसका जो जगह होती है, यह संवहनी बंडल के बाहरी तरफ स्थित होती है, ठीक है। फ्लोएम रेशे बड़े होते हैं। इसका फ्लोएम का रेशे जो होते हैं बड़े होते हैं। ये वे तनों और पत्तियों में मौजूद होती है, जो बाद में जड़ों, फलों और बीजों में स्थानांतरित होकर विकसित होते हैं। ये स्थानांतरित होकर विकसित होते हैं, तनों में जाकर और पत्तियों में मौजूद होते हैं, और बाद में ये जड़ों और फलों में, बीजों में भी स्थानांतरित होती है। तो इस प्रकार के ये समझा दिए हैं कि पादपों में परिवहन आपका इतना ही काफ़ी होगा। या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लीजिए। नेक्स्ट में पार्ट में आएंगे उत्सर्जन अंग के बारे में। उत्सर्जन अंग चौथा चैप्टर में बताते हैं आपको।